नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज मुनाफे की मंडी की शुरुआत किस कमोडिटी से करनी चाहिए, गोल्ड सिल्वर से या एग्री कमोडिटी से? दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सोने को लेकर है, जहां इंटरनेशनल मार्केट में फिर से नया रिकॉर्ड कल शाम के सत्र में बनते हुए हमने देखा और आज फिर से नया हाई वहां पर बन रहा है। और दूसरी तरफ चने को लेकर जो खबर है, इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर 10% वापस से लगाई गई है। मई 2024 के बाद से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अब वापस से 1 अप्रैल से वहां पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि गोल्ड यहां पर सबसे ज़्यादा मासेस को अट्रैक्ट करता है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। गोल्ड नए हाई पे है इंटरनेशनल मार्केट में, और आज आपको मार्केट में गाइड करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, और आगे हमारे साथ देवेंद्र वोरा होंगे, एपीएमसी के कारोबारी हैं। उनसे हम जानेंगे पल्सेस मार्केट का और गेहूं के मार्केट का हाल जानेंगे। सोना देखिए, घरेलू बाजार में 89,000 और इंटरनेशनल मार्केट में $3,100 के बेहद करीब यूएस गोल्ड फ्यूचर्स पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड भी $3,080 के करीब ट्रेड कर रहा है। कितनी तेजी और है यूएस में? ऑटो जो बाहर से जितने भी ऑटो मेकर्स है, कारें आएंगी, उस पर 25% टैरिफ की धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है, और सर्टेन ऑटो कंपोनेंट्स जो भी यूएस में आएंगे उस पर भी 25% टैरिफ लगाने की तैयारी है। और 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है, उसको लेकर भी बाजार में चिंता है। और दुनिया के बड़े ट्रेड पार्टनर जो यूएस के ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी जवाबी टैरिफ की यहाँ पर धमकी दी है, चाहे वो यूरोजोन के मेंबर्स हो, कनाडा से लेकर, और बाकी देश भी यहाँ पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। तो इससे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुणाल जी, हालांकि घरेलू बाजार में अभी करीब करीब 1,000 रुपये दूरी है, क्योंकि रुपया इस दौरान मजबूत हुआ है। क्या लग रहा है सर, सोने चांदी में जिस तरह की रैली चल रही है, ये कब तक चलने वाली है? क्या करना चाहिए? रिस्क तो हो गया होगा जो खरीदार होंगे उनके लिए अब। आई थिंक ये जो नई रैली है, इसका मेन रीजन है ट्रम्प के रिटेलिएटरी टैरिफ। सो मुझे लग रहा है कि ये सब रेट में नया बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये रिटेलिएटरी टैरिफ अगर रिवर्स करते हैं ट्रम्प विद इन 7 डेज, सो कनाडा ने कहा है कि वो उनसे बात कर रही है। सो अगर कोई भी टैरिफ को रिवर्स करते हैं तो आई थिंक गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आएगा। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक चल रही है, उसमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिजोल्यूशन नहीं आया है। बट अगर कोई भी पॉजिटिव रिजोल्यूशन वो टॉक में से आता है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखने मिल सकता है, अगर वो पीस टॉक सक्सेसफुल जाती है तो ये लेवल्स पे मुझे लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करने ऐसा लग रहा है। ये लेवल्स पे नया बाइंग नई ये नहीं करनी चाहिए, नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो सब फुल्ली प्राइस्ड है। सो ये लेवल पे प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और चांदी में भी यही राय है कुणाल जी? चांदी भी 1,01,500 के आसपास है। दोनों में नहीं, सिमिलर राय है कि या सिर्फ गोल्ड के लिए है सर ये? नहीं नहीं, ये गोल्ड के लिए मैं कह रहा हूँ। चांदी मुझे और तेज लग रही है। चांदी में 1,05,000 1,06,000 शॉर्ट टर्म में आने का फुल चांस है। सो चांदी बने रही है, गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। तो चांदी में अभी भी आपको ज्यादा दम दिख रहा है, लेकिन गोल्ड में यहां से मुनाफा वसूली कर ले, ये सलाह कुणाल जी की तरफ से है। अमित जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है चार्ट को देखकर? पहले सोना बताइए, फिर चांदी बताइएगा। नमस्कार शिवन जी। बिल्कुल, चार्ट सोना चांदी दोनों का ओवरबॉट जोन में है। थोड़ा सा बचना चाहिए, हाई लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक गोल्ड का मैंने काउंटर ट्रेंड के अपोजिट एक ट्रेड निकाला है 89,200। अप्रैल वाईडी की मैं बात करूं 89,200 के आसपास आता है, तो एक बार वहां से फ्रेश बिकवाली जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 89,500 का रहेगा। इंट्राडे का ट्रेड है 88,300 रुपए का टारगेट रखें। प्राइजेस अगर 88,300 आते हैं तो वहां पे जरूर एक बार ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं, जो कि 89,200 के लिए। तो आज की जो रेंज मेरे को नजर आती है वो 89,200 ऊपर में और 88,300 नीचे में। ये रेंज के आसपास ही गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मई वायदा सिल्वर डिप्स में खरीदारी करके चलना है। अभी मौजूदा भाव पे थोड़ा सा बचना चाहिए। 1,00,000
800, 1,08,000 इसका एंट्री प्राइस है खरीदारी के लिए। टारगेट रहेगा इंट्राडे का 1,02,000 से 1,03,000 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 99,600। तो सोने और चांदी दोनों में ही हायर लेवल पे मौजूदा भाव पे खरीदारी से बचना चाहिए। अगर डिप्स मिलता है तो जरूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जी विस्मान जी। ओके, तो ये दोनों जो ट्रेड अमित जी की तरफ से है, ये आज इंट्राडे के लिए इसे कैरी ना कीजिएगा, स्टॉप लॉस में नोट कर लीजिएगा। आपकी पोजीशन कैसी भी हो, शाम के सत्र में निकल जाने की सलाह है अमित जी की तरफ। तो इंट्राडे के लिए कॉल है। गोल्ड का रेंज उनको लगता है कि 900 रुपए का है, 89,200 ऊपर में और 88,300 नीचे का है। तो इस रेंज में ही आप लोअर लेवल पे खरीदे या ऊपर में बेचे, या फिर चांदी में भी खरीदारी की सलाह है, लेकिन नीचे में यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह चांदी में आ रही है। चांदी 1,08,000 के आसपास, 1,08,000 रुपए के आसपास खरीदे, 1,02,000 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है। क्रूड की बात करते हैं। कच्चा तेल 4 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से आज कमजोर दिख रहा है, लेकिन लगातार तीसरे हफ्ते एक वीकली तेजी की संभावना फिर से है और करीब करीब 3% की तेजी इस बार भी, इस हफ्ते भी 2.25% की तेजी दिखी है। क्या लग रहा है कुणाल जी, कच्चा तेल, यहाँ से दोनों तरह की खबरें, एक तरफ से वेनेजुएला और ईरान पर उनकी सख्ती चल रही है यूएस की, कैसे भी वहाँ से एक्सपोर्ट बंद किया जाए, और दूसरी तरफ बाकी देशों से सप्लाई, जैसे रशियन सप्लाई मार्केट में बढ़ने की आगे संभावना जताई जा रही है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। किस खबरों का असर ज्यादा अब यहाँ से क्रूड पर होगा सर? मेरी राय में क्रूड में थोड़ा इजाफा आना चाहिए क्रूड के प्राइसेस में। 2 रीजन, एक यूएस से शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो प्लेटो होके नीचे आने का स्टार्ट हुआ है, और दूसरा जैसे आपने कहा वेनेजुएला और ईरान की सप्लाई कम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। सो एक साइड ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, बट प्रोडक्शन तो यूएस में कम हो रहा है, और दूसरी साइड वो बोल रहे हैं ऑयल को नीचे लाना है और ईरान पे सैंक्शन लगा रहा है, वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा रहा है। तो ग्लोबल सप्लाई में से 3 मिलियन बैरल का अगर कम हो जाती है ग्लोबल सप्लाई में, तो ऑयल तो बहुत जोर से बढ़ सकता है। तो मैं, और तीसरा पॉइंट, ऑयल की पोजीशन, नेट शॉर्ट पोजीशन इज हाईएस्ट सिंस 2014। तो ये तीनों रीजन से मुझे लग रहा है कच्चा तेल बढ़ जाएगा यहाँ से, और 6,050 6,100 का टारगेट। तो ये सलाह आपको लग रहा है कि यहाँ से बढ़ सकता है, 6,100 के आसपास तक भी जा सकता है भाव। आपको अमित जी क्या लग रहा है क्रूड में? ऑप्शंस में आपके पास कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? दोनों ट्रेड में रहता हूँ। पहले फ्यूचर की बात कर लेते हैं। ओवरऑल मेरे को एक बेस क्रिएशन, जैसा कि कुणाल जी ने बताया, मैं भी उनकी तरफ जाना चाहूंगा। इंट्राडे का लेवल है 5960, खरीदारी करें। 5900 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 6,060 का टारगेट रखें। और ओवरऑल अगर जो लोग कैरी करते हैं तो 6200 रुपए तक के भी लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो 5,900 का कॉल ऑप्शन 194 का भाव है, 185 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 240 से 250 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। की बेस मेटल्स में आज मुनाफा वसूली है, लेकिन कॉमेक्स में काफी ज्यादा प्रीमियम पर कॉपर ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड हाई के आसपास ही है, क्योंकि वहां पर टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हैं कि कॉपर पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है, उस चिंता में वहां पर स्टॉकिंग शुरू हो गई है। और दुनिया के बड़े जो एक्सचेंजेज हैं उनके वेयर हाउसेस में भी कोशिश हो रही है कि कॉपर को की स्टॉकिंग की जाए। क्या लग रहा है सर कॉपर को लेकर कुणाल जी, क्या व्यू है आपका? जिस तरह की तेजी आई है कॉपर में, हालांकि आज गिरावट है, लेकिन वहां पर काफी प्रीमियम बढ़ गया है, आगे क्या होगा सर कॉपर में? यही है, ये जो पूरा टैरिफ के कारण जो नियर मंथ है, जो शॉर्ट टर्म में एक शॉर्टेज जैसा माहौल क्रिएट हो गया है यूएस में, और प्रीमियम यूएस पे बढ़ गए हैं और कॉपर के प्राइस तेज हो गया है। सो अभी थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं हम। 915 से कॉपर कम होके 895 896 के लेवल पे आया है। तो मुझे ओवरऑल अभी भी कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। चाइना की ओर से देखेंगे तो चाइना की स्टेट रिजर्व ब्यूरो मेटल बाय करने वाली है, तो ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो बाइंग आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 890 के आसपास बाइंग करना चाहिए फिर से। 915 का टारगेट फिर से रख सकते हैं, 875 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अमित जी आपको क्या लग रहा है मेटल्स में क्या होगा यहाँ से, और यहाँ से टॉप काउंटर आपके कौन सा दिख रहा है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? जी, 2 ट्रेड मैंने बनाए हैं, कॉपर का और जिंक का। कॉपर अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से चार्ट मेरे को इंट्राडे में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 902 रुपए के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं अप्रैल वायदा,
तो इंट्राडे के लिए बिकवाली करें। 892 890 रुपए का टारगेट रहेगा। ऊपर में 906 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का चार्ट थोड़ा सा वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। 271 रुपए अप्रैल वाला जिंक का खरीदारी का प्राइस है। 275 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 269 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। प्योरली इंट्राडे बेसिस का ट्रेड रहेगा। जी बिस्मिल। ठीक है, दोनों ट्रेड इंट्राडे के लिए ध्यान रखिएगा, तो एसएल भी लगा लीजिएगा और आज पोजीशन भी काट कर जाइएगा। नेचुरल गैस 1% आज नीचे है और इनका जो डिमांड का साइकिल, सीजनल डिमांड का जो सीजन है वो अब खत्म हो रहा है। कुणाल जी, क्या अब नेचुरल गैस यहां से चल सकता है कि और भी कमजोर होगा? जी, मेरी राय में नेचुरल गैस एक बार सीजन के लिए पीक आउट हो चुका है और प्राइजेस ऊपर जाने के लिए वेदर का सपोर्ट नहीं है। सो 338.40 में बेची है और नीचे में 325 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 345 का स्टॉप लॉस रखिए। आपकी राय अमित जी, एनजी पर कोई ट्रेड है क्या? ऑप्शंस में अगर कुछ हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने अभी कॉल प्रीमियम्स देखे नहीं है, सो मेरे हिसाब से फ्यूचर ही बेच सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर्स में बेचने की सलाह है। अमित खरे जी, आप बताइए आपकी राय क्या है एनजी पर? बिकवाली का ही ट्रेड रहेगा। 337-38 के आसपास बिकवाली करें। 342 रुपए के ऊपर का स्टॉप लगाएं। इंट्राडे के लिहाज से 327 325 का टारगेट रहेगा। वहीं पे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो 330 का पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 5 पॉइंट का टारगेट इसमें रख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है नेचुरल गैस को लेकर। नॉन एग्री मार्केट की बात हो गई, हल्दी की बात कर लेते हैं। अमित जी, हल्दी की रिपोर्ट क्या है आपके पास? मराठवाड़ा में कहा जा रहा है कि पैदावार कम है, पिछले साल से यील्ड कमजोर है और चलने भी बाजार शुरू हो गए। लोअर लेवल से देखिए, हाल के निचले स्तरों से करीब करीब 2,500 रुपए की रिकवरी आ चुकी है। क्या और तेज होगी हल्दी क्या? जो रेंज अभी गोवा में जो इवेंट हुआ था फेस का, उसमें मैंने निकाली थी कि नीचे में 11,150 और ऊपर में 13,850। तो मार्केट ने देखा कि 11,138 का ही लो बनाया। अभी भाव 13,400 के आसपास है। ओवरऑल ट्रेंड वापस फिर से पॉजिटिव हो चुका है। डिमांड जोन से वापस मार्केट पलट के आया है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो 13,200 के आसपास जब भी मार्केट मिलता है खरीदारी करें। आज या कल के लिए टारगेट रहेगा 13,850 का। नीचे में 12,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें। जिस तरीके के फंडामेंटल अभी नजर आ रहे हैं और जो किसानों से, व्यापारियों से मैं बात कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो वापस जो इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था 20,000 के आसपास का, मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं इस साल वापस फिर से टेस्ट कर सकता है। जी विश्वनाथ जी। कहते हैं पल्सेस मार्केट की, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र वोरा साहब हैं, लेकिन उनके पास जाएंगे उससे पहले हम कृषि मंत्री की वो बाइट सुनवा देते हैं आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दलहन की पूरी 100% सरकार खरीदारी करेगी और अरहर, उड़द, मसूर की खरीद को 100% खरीद की सरकार ने मंजूरी दे दी है 2024-25 के लिए, और अगले 4 सालों के लिए भी राज्यों के उत्पादन का पूरा खरीदारी सरकार की तरफ से सरकारी एजेंसियां करेंगी। चलिए, उस पर उन्होंने क्या कहा है कृषि मंत्री ने, वो आपको सुनवा देते हैं। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना भी इसका उत्पादन करेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। बस किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करता हूं कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें और इनकी खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी।
हमने अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। ओके, यानी चना, अरहर और सरसों की तो खरीदारी हो ही रही है और आगे भी पूरी तरह से 100% दलहन की खरीदारी की सरकार की तैयारी है, ये कृषि मंत्री बता रहे थे। लेकिन चलिए, हमारे साथ देवेंद्र वोरा है, एपीएमसी वार्षिक के कारोबारी है। सर, चने पे जो इंपोर्ट ड्यूटी वापस से 10% लगा दी गई है 1 अप्रैल से। पहले हालांकि इस पे 10% ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन मई 2024 में ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। इससे कितना सपोर्ट मिलेगा? क्या दाम कुछ आगे बढ़ेंगे? किसानों को बेहतर भाव मिलेगा? चलो, ये थोड़ी लेट आई है पॉलिसी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को कोई चीज का निर्णय लेना था तो लिया। इसमें सरकार को ड्यूटी के माध्यम से राजस्व भी मिलेगा और किसानों को थोड़ा फायदा मिलेगा। जो अभी एमएसपी से काफी नीचे जो चना बिक रहा था उसमें थोड़ा भाव बढ़ेगा और लोकल जो फार्मर है जिसने मेहनत करके चना उगाया है उसको थोड़ा रीजनेबल प्राइस मिलेगा। लेकिन एक बात ये तय है, जैसे अभी कृषि मंत्री का आपने जो सुना है उसके हिसाब से कोई भी जो जीन्स है, हमारे जो एग्री प्रोडक्ट है, उसकी पॉलिसी 2-3-4 साल की बने तो इंडस्ट्रीज और ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से वो बढ़िया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और जैसे पिछले साल हमको पता नहीं था कि इतना सारा मटर आ गया कि जितने भी पल्सिस के जो मार्केट थे वो इतने नीचे आ गए कि बहुत सारी पार्टियां तकलीफ में आ गई, बहुत सारे डिस्प्यूट हो गए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो सरकार थोड़ी जल्दी अगर डिक्लेयर करती है तो ट्रेड के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से और कंज्यूमर के हिसाब से भी काफी ठीक होगा, ऐसा मैं समझता हूँ सर। पीली मटर का जो इंपोर्ट हो रहा है 31 मई तक सरकार की इजाजत है, क्या उसे भी रोकने की जरूरत है क्या? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई पीली मटर इंपोर्ट करेगा। यहाँ हिंदुस्तान में भी अभी मटर इतनी पड़ी है कि नए सिरे से कोई हिम्मत नहीं करेगा कि भाई मटर को इंपोर्ट किया जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों? मटर अभी इतना पावर में नहीं है, इतनी डिमांड में नहीं है। और मटर तो जो है वो एडल्ट्रेशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो बेसन की मिक्सिंग में जाता है। बेसन का ऑल्टरनेटिव जो बेसन है, मटर बेसन, उसमें जाता है। और नीचे भाव का जो दाल है उसमें वो यूज होता है। उसके हिसाब से है तो मटर का मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा अभी इंपोर्ट की कोई पॉसिबिलिटी अभी है, छूट होने के बावजूद भी। यहाँ से इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी नहीं। सर, 20 सेकंड में एक जवाब दीजिए गेहूं को लेकर। गेहूं ने, सरकार ने अपनी पॉलिसी साफ कर दी है। स्टॉक लिमिट की जगह उन्होंने हर हफ्ते फ्राइडे को आपको अपना स्टॉक बताना है। इससे मार्केट पर क्या असर होगा सर? बहुत बढ़िया है। ये अभी तक खाली कंपनियां और जो मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के हिसाब से थे वही काम में, ट्रेड में थे। व्यापारी के ऊपर बहुत सारी बंदिश थी, वो बंदिश हटा के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके हिसाब से जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज है, ग्रेडिंग यूनिट है, फ्लोर मिल है, चक्की आटा है और क्लीनिंग सेक्शन वाले हैं, उनको थोड़ा धंधा बिजनेस अच्छा करने का एक मौका मिलेगा। और ये सरकार का भले थोड़ा लेट लेकिन वेलकम करने वाली जो परिस्थिति है वो पैदा हुई है। तो उसके हिसाब से गेहूं का जो ट्रेड है, गेहूं का बिजनेस है, वो थोड़ा सीजन में जो तकलीफ थी वो सरलता सरकार ने दी है, उसको हम वेलकम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और दलहन पर, गेहूं पर आपने अपनी राय रखी। शुक्रिया कुणाल सर, आपका भी, अमित जी आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि आज उन्हें क्या ट्रेड लेना है। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद हम